हाय एवरीवन, कैसे हो भाई आप सब। भाई आज मैं आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी क्रैमर रूल कराने वाला हूँ। सर ये भला क्या है भाई? क्रैमर रूल और मैट्रिक्स मेथड का यूज़ जो इक्वेशंस का सिस्टम होता है यानी सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस, जो आप लोगों ने क्लास 10th में करी थी ना कि x+2y बराबर 8 और x+3y बराबर 10, इनको कैसे सॉल्व करते हो। आपने वहाँ पे सीखा था सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, है ना, ऐसे करके आपने मेथड सीखे होंगे। तो बट उनको यूज़ हम आज नहीं करने वाले। अब हम एक नए मेथड सीखेंगे, क्रैमर रूल और मैट्रिक्स मेथड, जिसमें आज की क्लास में हम क्रैमर रूल को सीखेंगे। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो होने वाली है ना कि सर ये दो इक्वेशन तो जब मुझे पहले सॉल्व करनी आती है तो अब मैं क्यों सीखूं। भाई रुक जा ज़रा, ये देख x+2y+3z 2x+y+2z और 3x+y+2z इक्वल टू 6, 8 और 10। इस प्रकार से अगर हमारे पास तीन इक्वेशंस आ जाए तो कैसे सॉल्व करोगे। इन चीज़ों को सॉल्व करने में लगता है बहुत ज़्यादा टाइम। तो उस टाइम को बचाने के लिए ही सबसे बढ़िया मेथड होता है क्रैमर रूल। कौन सा मेथड होता है? क्रैमर रूल। अब क्रैमर रूल को सीखने से पहले ना कुछ बेसिक नॉलेज हमें होनी चाहिए इक्वेशंस के बारे में। अब वो क्या है भाई? वो होती है कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी। ये डिपेंड करती है इक्वेशंस के ऊपर। इक्वेशंस हमारे पास दो प्रकार की होती है, या तो होमोजीनियस होती हैं या नॉन होमोजीनियस होती हैं। जैसे कि मान लो मेरे को कोई इक्वेशन लिखी हुई है a1 और b1 और c1, मतलब a1 b1 c1 करके दे दिया, फिर a2 b2 और c2 करके दे दिया। देखते जाइएगा। उसके बाद a3 b3 और c3। इस तरीके से हमारे पास कुल मिला के कितनी इक्वेशंस आ गई? तीन। अब आपको पता है इक्वल टू में कुछ ना कुछ लिखा होता है कांस्टेंट, बिल्कुल। तो मैंने यहाँ इक्वल टू में कुछ ना कुछ कांस्टेंट लिख दिया। अब यहाँ आप नोटिस करो, ये जो d1 d2 और d3 है ना, इसी पे डिपेंड करती है होमोजीनियस की कंडीशन। अगर ये d1 d2 d3 तीनों जीरो के इक्वल हैं क्वेश्चन के अंदर, तो इस टाइप की इक्वेशंस को आप होमोजीनियस इक्वेशंस कहते हो। क्या कहते हो? होमोजीनियस इक्वेशन। अब बात आती है होमोजीनियस इक्वेशन में कंसिस्टेंसी कैसे वर्क करती है। तो भाई होमोजीनियस इक्वेशन में कंसिस्टेंसी सिर्फ दो ही तरीके से वर्क कर सकती है। पहला कि यूनिक सॉल्यूशन। तो अगर सॉल्यूशन यूनिक है तो उसको हम कंसिस्टेंट तो बोलेंगे ही बोलेंगे, बट उस प्रकार के सॉल्यूशंस को हम ट्राइवल सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है। वहीं अगर मैं आपसे बात करूं, सिंपल नेमिंग है उसके, आपके एग्जाम में नहीं उसका कोई रोल है अभी इतना, ट्राइवल सॉल्यूशन आप उन्हें बोल दोगे। अब बात आती है यूनिक सॉल्यूशन के बाद आते हैं मैनी सॉल्यूशंस। अब सर अगर मैनी सॉल्यूशंस हुए तो उसे आप क्या बोलोगे? भाई उसे भी आप कंसिस्टेंट बोलोगे। और कंसिस्टेंट्स के अंदर भी दो तरीके के वेरिएबल्स हमारे पास बनते हैं, कंसिस्टेंसी विद द डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। अब ये कैसे होता है? मैनी सॉल्यूशंस के अंदर आप इसे डिपेंडेंट बोलते हो, कंसिस्टेंट तो है बट वेरिएबल क्या है इसके? डिपेंडेंट है। अब कैसे ये चीज़ें वर्क करती हैं, एक बार नॉन होमोजीनियस की तरफ चलते हैं तो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। अब ये नॉन होमोजीनियस में क्या होता है आइए सुनते हैं। देखो भाई, अगर मैं बात करूं नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा नॉन होमोजीनियस इक्वेशन किसे कहते हैं। यस सर, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन वो इक्वेशंस होती हैं जिनमें d1 d2 d3 जीरो नहीं होते, कुछ ना कुछ और होते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं नॉन होमोजीनियस इक्वेशन की बात करूं और इसको अच्छे से समझूं, तो यहाँ पर हमारे पास तीन प्रकार की कंडीशन बनती हैं। कितने प्रकार की? तीन प्रकार की। ध्यान से देखिएगा। अब जिसमें सबसे पहली कंडीशन आती है हमारी यूनिक सॉल्यूशन की। एक एक करके पॉइंट सीखो। सबसे पहले आता है यूनिक सॉल्यूशन, उसके बाद हमारे पास आते हैं मैनी सॉल्यूशन, वही आप जिसको इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन बोलते हो वो। अभी मैनी सॉल्यूशन क्यों आते हैं आपको पता होना चाहिए। अभी क्लियर के अंदर मतलब 10th क्लास के सारे बेसिक्स इसमें क्लियर हो जाएंगे और आपको 12th के अंदर कैसे इन चीज़ों को कवर अप करना है वो समझ में आने लगेगा। और लास्ट होता है नो सॉल्यूशन। ठीक है, आ जाओ। अब देखो भाई, अगर मैं आपको ये कहूँ कि यूनिक सॉल्यूशन है और मैनी सॉल्यूशन है, तो इसमें लाइन किस प्रकार की होती है? भाई ये होती हैं कंसिस्टेंट। क्या होती हैं ये? कंसिस्टेंट। देखो मेरा ना सिंपल सा एक फंडा है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंटी को लेके। भाई देखो एक बात बताओ, विराट कोहली है, लगातार अगर रन बनाता रहता है तो आप लोग उसे क्या बोलते हो? कंसिस्टेंट प्लेयर। और जो लोग खिलाड़ी लगातार रन नहीं बनाता, मान लो एक मैच में तो उसने सेंचुरी मार दी और 20 मैच तक खाली बैठा है, तो उसे आप क्या बोलोगे? आप उसे बोलोगे इनकंसिस्टेंट, है ना। और जो हर मैच में 40-50-60 40-50-60 मार रहा है तो वो कंसिस्टेंट है। यानी जो लगातार आपको सॉल्यूशन दे रहा है, चाहे एक दे यानी यूनिक या दे बहुत सारे, तो उनको आप कंसिस्टेंट बोलोगे। और जिसके अंदर कभी सॉल्यूशन आएगा ही नहीं तो उसे आप इनकंसिस्टेंट बोलोगे। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब सर इसमें कंसिस्टेंट दोनों ही है तो पहचानेंगे कैसे? भाई ये कंसिस्टेंट के साथ साथ इंडिपेंडेंट होते हैं। अब ये इंडिपेंडेंट क्यों होते हैं? क्योंकि भाई देखो यूनिक सॉल्यूशन के अंदर ना यूनिक आंसर आते हैं, मतलब
जैसे आपके पास दो इक्वेशंस है x प्लस 2y, ठीक है, और वहीं अगर मैं बोल दूं 2x प्लस वाई, तो इस केस में ना आपकी जो वैल्यू है, ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाहता हूँ, इस केस में जो आपकी वैल्यू बनेगी, यहाँ पर ऐसा करो 4 ले लो, तो जो x और y का आंसर आएगा वो कुछ ना कुछ, एक x की वैल्यू आएगी, एक y की वैल्यू आएगी। कैसे आएगी वो अभी हम आगे सीखेंगे। सपोज आपने यहाँ पर सॉल्व कर भी लिया और इसका आंसर 1 और 2 आ गया, तो x और y की वैल्यू 1 और 2 के अलावा और कुछ नहीं हो सकती, सिर्फ 1 और 2 ही होगी, इसीलिए आप इसे यूनिक बोलते हो। लेकिन अगर मैं मैनी सॉल्यूशन की बात करूं और ऐसे मैंने x प्लस वाई इक्वल टू 8 लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया 16। अब यहाँ पर आप एक नहीं कई सारे आंसर बना सकते हो। जैसे कि अगर मैं बोलूँ x की वैल्यू 1 है, ठीक है, तो y की वैल्यू हो गई 7/2, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू हो गई 3। आप ऐसे करके बहुत सारे आंसर बना सकते हो और सब ये वैल्यू इसमें फिट बैठती है, इसीलिए इसे आप बोलते हो मैनी सॉल्यूशन। और कंसिस्टेंट के साथ इसीलिए ये डिपेंडेंट होते हैं। क्या होते हैं ये? डिपेंडेंट, याद रखिएगा। और इसमें तो कभी सॉल्यूशंस आता ही नहीं है। अब थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं और इन चीज़ों को समझते हैं। भाई आप लोगों ने 10th के अंदर इस तरीके से कंडीशन देखी थी, a1/a2, b1/b2, c1/c2। अगर ये दोनों बराबर नहीं होते तो इसे आप क्या बोलते हो? सर इसे मैं यूनिक सॉल्यूशन की कैटेगरी में डालता था। याद करो, पूरी बात सुनना, समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि अगर हम मैनी सॉल्यूशन में जाते हैं तो सर क्या होता था? a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों बराबर हो जाते थे। a1 a2 क्या है? हमारे इक्वेशंस। ये सिर्फ 2 इक्वेशंस पे काम करता है, 3 में नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब आप 12th में आ गए हो तो आप 3 इक्वेशंस को भी करना सीखोगे, लेकिन आपको थोड़ा सा 10th से कनेक्शन मिल जाएगा ना, तो आपको समझ में आएगा कि हम बात क्या कर रहे हैं। तो इस केस में आप यूनिक बोलते थे, इसमें आप मैनी बोलते थे, और इस वाले में आप नो सॉल्यूशन बोलते थे। लेकिन ये जो कंडीशन होती है ना, सिर्फ 2 इक्वेशन तक सीमित है। अब 3 में कैसे करना है, तो 3 के लिए भी हमने कंसिस्टेंसी बता दिया आपको। ये अभी जब क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी। तो अभी तक क्या सीखा हमने कि नॉन होमोजीनियस के अंदर जो 3 कंडीशन होती है उसमें यूनिक सॉल्यूशन और मैनी सॉल्यूशन को कंसिस्टेंट कहा जाता है, जिसमें यूनिक आपका इंडिपेंडेंट होता है और मैनी सॉल्यूशन आपका डिपेंडेंट होता है, और नो सॉल्यूशन आपका डायरेक्टली इनकंसिस्टेंट होता है क्योंकि उसमें सॉल्यूशन फाइंड नहीं होते। आई होप ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब कंसिस्टेंसी समझ में आई गई है तो इक्वेशन को सॉल्व करना भी तो सीखना पड़ेगा ना। बिल्कुल, तो अब मैं बात करने वाला हूँ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन की, और याद रखना दोनों पार्ट में बात करेंगे, मतलब ऑर्डर ऑफ 2 में भी और ऑर्डर ऑफ 3 में भी, और कंडीशन दोनों की सेम ही रहेंगी। जैसे कि सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ ऑर्डर ऑफ 2 की, ठीक है भाई। याद रखना इनको सॉल्व करना बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ईजी होने वाला है, ठीक है। चलो कोई क्वेश्चन उठाया मैंने, पहला कि भाई हमने लिखा है यहाँ पे x प्लस 4y, ठीक है, सिंपल वैल्यू उठाई है, ये आपका 9 है, ठीक है, और यहाँ पर हमने लिख लिया 3x प्लस का 2y, इस तरीके से हमने वैल्यू लिख ली, और ये 7 है। तो आपको x और y की वैल्यू बतानी है। किसकी वैल्यू बतानी है? x और y की। इस तरीके से 2 इक्वेशन का क्वेश्चन आया और पेपर में लिखा है बाय यूजिंग क्रैमर रूल। अगर क्रैमर रूल नहीं लिखा तो आप दोनों में से किसी भी मेथड का यूज़ कर सकते हो, और दूसरा मेथड हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। अब इस क्रैमर रूल से क्या बेनिफिट होगा इक्वेशन को सॉल्व करने का, आप देखिएगा। सबसे पहले किसी भी इक्वेशन को आप इस तरीके से लिख सकते हो, ध्यान से सुनिएगा। ये जो इक्वेशन है इसके आगे 1 है, ठीक है, इसको आप लिख सकते हो 1, 4 और 3 और 2। इस तरीके से मैंने एक मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट, आप जो कहना चाहो वो बना लो। इस तरीके से मैंने एक डिटर्मिनेंट बना लिया। पूरी बात सुनना। अब ये डिटर्मिनेंट क्या बना? सर 1 बन गया, 4 हो गया, 3 हो गया और 2 हो गया। इस तरीके से एक डिटर्मिनेंट बन गया। और यहाँ पर अगर आप d की वैल्यू को देखोगे तो वो 9 और 7 है। वो क्या है? 9 और 7। यहाँ तक कोई किसी को डाउट नहीं है? ठीक है सर। अब अगर हम बात करें इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप कोई भी मैट्रिक्स का, या वैसे तो डिटर्मिनेंट हम इसे बोलेंगे नहीं, ये मैट्रिक्स के अंदर ही आती है। तो ये डिटर्मिनेंट वाली वैल्यू कैसे बनी? सर ये कॉफिशिएंट मैट्रिक्स हो सकती है क्योंकि इसमें आपने x के और y के कॉफिशिएंट्स को उठाया है, हाँ या ना। अब इसको अगर आप थोड़ा सा और अच्छे से लिखना चाहते हो, जो मैट्रिक्स मेथड के अंदर हम सीखेंगे वो क्या तरीका है, ध्यान से देखिएगा। आप इसको इस तरीके से मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हो, और ये मैट्रिक्स मेथड में मैं आपको और ज़्यादा सिखाऊंगा, बट अभी सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। 1 4 3 2, और इसके साथ आप लिख सकते हो x और y, ठीक है, और बराबर में अपने पास है 9 और 7। तो इस तरीके से हमारे पास वैल्यू होती है जिसमें ये आपकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स हो गई, ये x हो गया और ये b हो गया, और अपने का जो टारगेट है वो x और y को सॉल्व करने का है, ठीक है। अब बात आती है कि इसमें सॉल्व कैसे करा जाए। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने बोला इस मैट्रिक्स को मैं d मानूंगा, तो इस हिसाब से मैं, मेरे पास जो d की वैल्यू है वो क्या हो गई? वो हो गई 1 4 3 2, ठीक है।
और इस वैल्यू का क्या यूज़ है अभी पूरी बात सुनेंगे, समझिएगा। चलो सबसे पहले मैं डी का डिटर्मिनेंट निकालूंगा, बिल्कुल। तो डी का डिटर्मिनेंट क्या आया, डी का डिटर्मिनेंट आएगा 2 1 जा 2, 3 4 जा 12, ठीक है। तो डी का डिटर्मिनेंट आ गया -10। अब इसके बाद आती है इंपॉर्टेंट बात, ये तो हो गया डी, ये क्या हो गया, डी हो गया। अब अगर हम डी के साथ साथ दो चीज़ें और निकालेंगे, एक निकालेंगे D1 डिटर्मिनेंट और एक निकालेंगे D2 डिटर्मिनेंट। अब सर ये क्या है भाई, देखो D1 डिटर्मिनेंट और D2 डिटर्मिनेंट की आप बेसिक सी डेफिनेशन समझना। हमें करना क्या है, अगर आप D1 डिटर्मिनेंट निकाल रहे हो तो पहली कॉलम, क्या बोला मैंने, ये कलर थोड़ा सा लाइट है दिखाई नहीं देगा, पहली कॉलम को आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे अपने 9 और 7 से। पहली कॉलम में 9 और 7 आएगा और सर दूसरी कॉलम में जो डिटर्मिनेंट में पहले था वही आएगा। क्लियर है ये वाली बात, बिल्कुल। और जब आप डिटर्मिनेंट ऑफ 2 यानी दूसरी वाली डिटर्मिनेंट के पास जाओगे तो अब आप दूसरी कॉलम को सब्स्टिट्यूट करोगे, यानी 4 और 2 की जगह क्या आएगा, 9 और 7। और सर फिर फर्स्ट में क्या आएगा, जो था वही आएगा, मतलब 1 और 3। क्या ये बात क्लियर हुई, बिल्कुल। अब इसको मैं भी आगे भी समझाऊंगा, प्रॉपर पैटर्न पहले से आप समझो। देखो भाई, अब D1 का जो डिटर्मिनेंट है वो क्या होगा, सर 9 2 जा 18 और 7 2 जा 14, ठीक है। तो ये आ गया 4। D2 का डिटर्मिनेंट निकालो, क्या आएगा, सर 7 1 जा 7 और 3 9 जा 27। तो ये अपना आ गया -20, ठीक है यहाँ तक। अच्छा एक सेकेंड, सॉरी, ये 28 होगा, सच होगा, 28 है ना, हाँ। तो ये वैल्यू आ गई -10 और ये वैल्यू आ गई -20। अब इसके बाद कुछ नहीं करना, अपनी x की वैल्यू क्या आई, D1 डिटर्मिनेंट को D से डिवाइड कर दो, ठीक है। अब कुछ लोग डिटर्मिनेंट बनाते नहीं है क्योंकि वो एक्चुअल में D की ही वैल्यू है, तो आप चाहो तो यहाँ से डिटर्मिनेंट हटा सकते हो, बस आपको पता होना चाहिए D की वैल्यू निकाली है और ये किसकी वैल्यू है, D1 की, और ये किसकी वैल्यू है, D2 की। तो एक्चुअल में आपका जो x है वो किससे निकलेगा, D1 डिवाइडेड बाई D, और y किससे निकलेगा, D2 डिवाइडेड बाय D। मतलब जो आप सब्स्टिट्यूट कर रहे थे, पहली कॉलम को सब्स्टिट्यूट करने से x आएगा और दूसरी कॉलम को सब्स्टिट्यूट करने से y आएगा। सिमिलरली जब हम 3 वाले में चलेंगे तो तीसरी को सब्स्टिट्यूट करने से z आएगा, ठीक है। अब D1 कितना था, -10 और D कितना था, -10, और D2 कितना है, -20 और नीचे -10। कट कर दो इसे, तो 10 एकम 10, x की वैल्यू 1 आ गई और y की वैल्यू 2 आ गई। बोलो क्लियर हुआ क्या। अभी मैंने बहुत आराम से बताया है, अभी थोड़ा सा और चीज़ों को आगे लेके चलेंगे भाई। उससे पहले मैं आपको बता दूं भाई, आपको जो भी चीज़ें मैं करवा रहा हूँ वो हमारी ऐप पे मिल जाती है प्रैक्टिस क्वेश्चन के रूप में, वहाँ पर जाकर आप उसे देख सकते हो। और मेरी क्लासेस अगर आपको पसंद आ रही है तो ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे आप आके मेरे साथ जुड़ सकते हो। और भी कॉमर्स के किसी भी सब्जेक्ट की आपको क्लास लेनी है तो ये आपका टाइम टेबल है, इसको फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर पूरा सिलेबस आपको मिलेगा एडुकैप्टन के चैनल पर, ठीक है भाई। चलिए अब बात करते हैं इसके आगे कि इसके अंदर चीज़ें और कैसे काम करती हैं। देखो भाई, सबसे पहले अगर हमने 2 ऑर्डर से शुरुआत करी थी तो हमारे पास था A1, ठीक है, और फिर हमारे पास था B1, पूरी बात सुनना, फिर A2 था और फिर B2 था। इक्वल टू में हमने मान लिया, मैं यहाँ पर जानबूझ के D लिख रहा हूँ, वैसे C लिखना चाहिए मुझे, बट मैं D इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जब 3 वाला मेथड आएगा मैं तब भी D ही लिखूँगा। इसमें आपको करना क्या है, एक D मैट्रिक्स बनानी है। मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, आपको समझ में आ चुका है, थोड़ा क्लियरिटी मिलेगी। D क्या होगा, सर D होगा A1 A2 B1 B2, कॉफिशिएंट बन गया। अब इसके बाद आती है असली कहानी, आपको D1 और D2 भी बनाना है। अब D1 और D2 में क्या करना है, सुनते जाइएगा। D1 के अंदर पहली कॉलम को सब्स्टिट्यूट कर दो इन दोनों से, ठीक है, और D2 के अंदर दूसरी कॉलम को सब्स्टिट्यूट कर दो इन दोनों से। और सर जो बच गई उनकी जगह क्या आएगा, उनकी जगह वही आएगा जो D में है। मतलब आपने फर्स्ट कॉलम को सब्स्टिट्यूट करा है तो सेकंड में यही आएगा। क्लियर है। और अगर आपने D2 में सेकंड को सब्स्टिट्यूट करा है तो फर्स्ट वाला सेम रहेगा। इस तरीके से अपने को सोचना है। और उस केस में जब आप x की वैल्यू निकालने जाओगे या y की वैल्यू निकालने जाओगे तो D1 को सीधा D से डिवाइड और D2 को D से डिवाइड। क्लियर। अब यहाँ पे आते हैं कुछ पॉइंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस चीज़ को आप जो सॉल्व कर रहे हो ना, इसी मेथड को क्रैमर रूल कहा जाता है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि अगर मान लो D की वैल्यू 0 आ जाए, आपने D को सॉल्व करा और D की वैल्यू 0 आ गई, तो इसे हम सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, जो मैंने पिछली क्लासेस में कवर अप करा है। लेकिन इस क्रैमर रूल में इसका अपने आप में बहुत बड़ा रोल है। क्या रोल है, सुनिएगा। अगर D इक्वल टू 0 आ गया तो इसका मतलब अपना जो सॉल्यूशन है वो इनकंसिस्टेंट है। आप समझ में आए इनकंसिस्टेंट कैसे पहचानोगे आप, इस वजह से। अब सर D की वैल्यू 0 आ गई तो ये इनकंसिस्टेंट क्यों होगा, उसके साथ साथ यहाँ 2 बातें हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ।
फर्स्ट की डी तो ज़ीरो होना ही चाहिए, साथ में जो D1 है, D2 है, D3 है, इनमें से कोई एक ऐसा होना चाहिए जो ज़ीरो ना हो, कोई एक ऐसा होना चाहिए नॉन ज़ीरो हो, जो याद रखना, तब इसे आप इनकंसिस्टेंट कहोगे। लेकिन इन अ केस जिसमें D भी ज़ीरो आया, D1 भी ज़ीरो आया, D2 भी ज़ीरो आया और D3 भी ज़ीरो आया, मतलब सब के सब जीरो आ गए, तो इस केस को आप कंसिस्टेंट बोलोगे। अब सर इसको कंसिस्टेंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये मैनी सॉल्यूशन का केस है। किसका केस है? मैनी सॉल्यूशन का। याद रखना ये जो केस था वो नो सॉल्यूशन का होता है, और ये वाला जो केस बना ये इसलिए बना क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर मैनी सॉल्यूशंस आने वाले हैं। तो क्या ये दो सिनेरियो समझ में आए? और सबसे पहला सिनेरियो मैं आपको बता ही चुका हूँ जिसमें हम एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल पाते हैं, तो ये केस हो गया यूनिक। और अगर डी ज़ीरो आ जाए और उसके साथ बाकी में से कोई एक ज़ीरो ना आए, नॉन ज़ीरो हो जाए, मतलब कुछ ना कुछ आए, तो उसे आप नो सॉल्यूशन बोलते हो, यानी इनकंसिस्टेंट। लेकिन अगर याद रखना सब के सब जीरो आ गए तो उसे आप कंसिस्टेंट बोलोगे, क्योंकि सब इक्वल आ गए ना, इस वजह से तो उसको हम मैनी सॉल्यूशन की कैटेगरी में फॉल कराते हैं। तो ये बात अगर आपको समझ में आ गई, ये तीन ऑर्डर में भी सेम तरीके से काम करती है। अब तीन ऑर्डर के क्वेश्चनों को देखकर चलते हैं कैसे इनकी बात बनेगी, ठीक है ना। चलिए तीनों केस क्लियर हो गए पक्का। एक बार फाइनल इसमें जब तीन ऑर्डर पे चलते हैं तो समझते हैं। अब बात आती है तीन ऑर्डर की, ठीक है। तो तीन ऑर्डर के अंदर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन कैसे होगी? A1 देखते जाइएगा, B1 और C1। अब समझ में आ गया होगा आपको मैंने वहाँ C यूज़ क्यों नहीं करा। बिल्कुल, ये मैं इक्वेशन लिख लूँ पहले, तब समझाने में मज़ा आएगा, फिर सीधा क्वेश्चन पे चलेंगे। बहुत बढ़िया, देखो भाई बहुत अच्छे से देखिएगा। A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 C3, AB3 और C3, और D1 D2 D3 आ ही गया। तो देखो वही वाली बात, सबसे पहले बनाना क्या है सर? डिटर्मिनेंट बनेगा। कैसे बनेगा? A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, ठीक है। उसके बाद D वाली मैट्रिक्स हमें याद ही है, दिखाई दे रही है, वो हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। अब सिमिलरली D1 क्या बनेगा सर? D1 बनेगा, अभी मैं पहले लिख दूँ फिर बताऊँगा। D2 क्या बनेगा वो भी बताऊंगा, और D3 क्या बनेगा। देखो भाई D1 के अंदर फर्स्ट वाले को सब्स्टिट्यूट करना है, D2 के अंदर सेकंड और D3 के अंदर थर्ड। तो सर बाकी सेम रहेंगे क्या? बिल्कुल। D1 में अगर आप इसको फर्स्ट को सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो बाकी सब सेम रखो, B1 C1, B2 C2 और B3 और C3। अब सेकंड वाले को सेम रखो, तो इसका मतलब A1 C1, A2 C2 और A3 और C3। थर्ड वाले को करना है तो A1 B1, A2 B2 और A3 और B3, ठीक है भाई। अब बात आती है इसका क्या करें, इसको क्या करना चाहिए। अब देखो भाई यहाँ पर आप आएगा D1 D2 D3, यहाँ क्या आएगा? D1 D2 D3, यहाँ आएगा D1 D2 D3। ये चीज़ हमारी सब्स्टिट्यूट हो जाती है, फर्स्ट में फर्स्ट कॉलम, सेकंड में सेकंड कॉलम, थर्ड में थर्ड कॉलम। और फिर से वही केसेस हमारे पास जो बनते हैं। क्या केस बनते हैं सर? सबसे पहला केस कि अगर D नॉट इक्वल टू ज़ीरो हुआ, मतलब D कुछ ना कुछ हुआ, तो ये आपको पता होना चाहिए इनकंसिस्टेंट नहीं, कंसिस्टेंट की निशानी होती है, यानी नॉन सिंगुलर, जो पिछली क्लासेस में करा है। और सबसे इंपॉर्टेंट, इससे आपकी x, y और z की वैल्यू निकल जाती है, जो कि D1 को D से डिवाइड करो, D2 को D से डिवाइड करो और D3 को भी D से डिवाइड करो, ठीक है। सेकेंड केस कि भाई अगर D तो ज़ीरो हो जाए और आपका तीनों को ज़ीरो कर रहा हूँ मैं पहले वाले केस में, ठीक है ना। अब आप बताओ जल्दी से, तीनों ज़ीरो होंगे तो क्या होगा सर? इसको आपने यूनिक का नाम दिया तो ये आपका मैनी हो जाएगा, क्योंकि सब के सब बराबर आ गए, पर ये रहेगा कंसिस्टेंट और ये भी रहेगा कंसिस्टेंट। अब तीसरा केस आप बता दो, D तो ज़ीरो है लेकिन D1 D2 D3 इनमें से कोई ना कोई एक नॉन ज़ीरो आ गया, कोई ना कोई एक नॉन ज़ीरो आ गया, तो इस केस में ये पैरेलल वाला केस बन जाता है, मतलब इनकंसिस्टेंट वाला। कौन सा केस बन जाता है? इनकंसिस्टेंट का। बोलो ये बात समझ में आ गई? ये भी कंसिस्टेंट, ये भी कंसिस्टेंट, और ये आएगा सिर्फ इनकंसिस्टेंट। तो इस तरीके से इन चीज़ों को सॉल्व हम करते हैं। अब इनके क्वेश्चनों को उठाते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसे सिंपल कोई क्वेश्चन उठाया हमने पेपर में, जैसे आता है बिल्कुल वैसे ही, 2x + 3y + 4g और 4x + का 4y + का 2z, ठीक है। x - y + का 2z, कोई भी हमने वैल्यू उठा ली रैंडमली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हमने 9 माना, ठीक है, ये हमने 10 माना और ये हमने 2 माना। ये हमारे पास तीन इक्वेशंस हैं, तो इसे कैसे सॉल्व करें? वही तरीका, सबसे पहले तो आप D लिखोगे, तो D का डिटरमिनेंट बताओ क्या बनेगा सर? 2 4 1 3 4 -1 4 2 2, ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स बन गई। अब इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। क्यों सर डिटरमिनेंट क्यों निकाल रहे हो? डिटरमिनेंट निकालने के बाद ही तो मुझे आइडिया लगेगा ना मुझे कौन से केस की तरफ आगे बढ़ना है, हाँ या ना? बिल्कुल, बहुत ध्यान से सुनना। अब डिटरमिनेंट मैंने निकाला, मैं फर्स्ट रो से निकालता हूँ, तो 2 ब्रैकेट -3 ब्रैकेट
और प्लस का 4 ब्रैकेट। ठीक है, आपको ये बिल्कुल बेसिक मैंने क्लियर करवा रखा है। 4 दूनी 8, चेंज करते हैं ना एलिमिनेट करके, और बीच में माइनस 2 एकम 2 प्लस हो गया। फिर इसको आप हटा दो, इसके बाद आ गया 4 दूनी 8 और 2 एकम 2, फिर इसको हटा दो, फिर माइनस का 4, 4 एकम 4, सॉल्व करो। 8 और 2 10, 8 में से 2 गया 6 और 4 और 4 8। ठीक है, 2 धाम 20 हो गया, 6 3 18 आ गया, 8 चौके 32 आ गया। इस तरीके से अपनी वैल्यू को सॉल्व करने पे ये आपका 50 है, तो वैल्यू आ गई -30 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी यूनिक सॉल्यूशन आने वाला है। अब आप अपने डिटर्मिनेंट को क्रिएट कर सकते हो 1 बाय 1। तो सबसे पहले हम चलेंगे अपने D1 की तरफ। चलिए, बहुत बढ़िया, यानी ये क्वेश्चन क्रैमर रूल से सॉल्व हो जाएगा। तो भाई अब D1 बताओ क्या होगा। अब पेपर के अंदर इतना सोचना नहीं पड़ेगा, आप फटाफट लिखोगे, और पेपर में जब MCQ आएगा तो इतना ज़्यादा नहीं लिखना, और 6 मार्क्स का आएगा तो ऐसे लिखते हुए चलना, पूरे मार्क्स मिलेंगे। D1 में सबसे पहले आप किसको सब्स्टिट्यूट करोगे सर, 2 4 1 को, यहाँ 1 है तो इसकी जगह आएगा 9 10 2, क्या आएगा 9 10 2, बाकी सब सिमिलर रहेगा, 3 4 -1 और 4 2 2। ठीक है, अब इसका डिटरमिनेंट निकाल दो, 9, ठीक है, माइनस का 3, ओके, प्लस का 4, वेरी ओके। अब सॉल्व करते हैं, इसको हटाओ भाई, 4 दूनी 8 हो गया, 2 एकम 2 हो गया। ठीक है, क्लियर है, पहले की तरह ही है। उसके बाद 2 धाम 20 हो गया, और इसके बाद 2 दूनी 4 हो गया, ओके। फिर हटाओ, माइनस का 10 आ गया और 4 दूनी 8 आ गया। पता है ना मैं कैसे कर रहा हूँ? यस सर, जब आप इस पे पहुँचे तो आपने कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को डिलीट कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। 9 और ये 8 और 2 10 और ये आपका 16 और ये आपका माइनस का 18। ठीक है, अब इसे सॉल्व कैसे करना है आइए मैं बताता हूँ। देखो भाई, ये अपना है 90, ये अपना 48 और ये 18 चौके 72। वेरी गुड, देखते जाओ भाई, 18 चौके 72 होता है, बिल्कुल। अब इन्हें ऐड कर लो, 7 4 11 और 1 12, यानी 120 में 90 गए तो कितना बचा, माइनस का 30। तो ये माइनस का 30 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं अपने D2 की तरफ। किसकी तरफ? D2 की तरफ। अब D2 को पहले बना लो भाई। D2 को कैसे बनाए, आ जाओ देखो। अब कहाँ है हमारा D2? ये रहा, 2 4 1 4 2 2, इसको सेम रखेंगे, 2 4 1। सर लेंथी है क्वेश्चन भाई, मार्क्स भी तो मिल रहे हैं, लेकिन पेपर में जब आप इसे करोगे ना तो बस डिटर्मिनेंट निकालना है 4 बार और आंसर पूरे आपके। और पेपर में और भी तरीके होते हैं शॉर्टकट करने के, ज़रूरी नहीं है कि पूरा आप सॉल्व करो, मैं बताऊंगा, अभी टेंशन मत लो, सब चीज़ें आएंगी। 3 4 और -1 को आप सब्स्टिट्यूट कर दो 9 10 और 2 से। ठीक है भाई, 9 10 और 2, 9 10 और 2, लो जी, सेकंड वाली कॉलम को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब आ जाओ D2 को डिटरमिनेंट निकालो। तो भाई 2 माइनस का 9 प्लस का 4। ठीक है, इसको हटा दो, रो और कॉलम सब्स्टिट्यूट हो गई, 2 धाम 20, 2 दूनी 4। फिर 9 वाले को हटा दो, 4 दूनी 8, 2 एकम 2। ठीक है, फिर 4 वाले को हटा दो, फिर 2 चौके 8 और 10 एकम 10। ठीक है, हाँ सॉल्व करते चलो इसको मेरे साथ। ये आपका 6 हो गया और ये आपका 2 हो गया, ये माइनस का 8, ये माइनस का 54 और ये आपका आई गेस 32। इसको ऐड करो, कितना बनेगा? मेरे हिसाब से माइनस का 30 बन रहा है, चेक कर सकते हो। बिल्कुल सर, माइनस का 30 ही बन रहा है। अब ये माइनस का 30 आ गया, इसको भी संभाल के रखो। अब चलो लास्ट D3 की तरफ। अब D3 में क्या होगा सर? फर्स्ट रो सेम रहेगी, ठीक है, तो सेकंड रो बोल रहा हूँ, कॉलम, और यहाँ 3 4 -1 है तो ये भी सेम रहेगा, 3 4 -1। तो चेंज किस में हो रहा है सर? थर्ड कॉलम में। अब थर्ड कॉलम में आएगा कौन? 4 2 2, क्या आएगा? 4 2 2। यहाँ पर थर्ड कॉलम पहले ये थी, अब उसकी जगह हमें ये वाली कॉलम सब्स्टिट्यूट करनी है, ये जो 9 10 2 वाली है। हर बार हम इसी को सब्स्टिट्यूट करते हैं, याद रखना, 9 10 और 2, 9 10 और 2। अब इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व कर दो, 2 -3 प्लस का 9। ठीक है, 4 2 जा 8, 10 एकम 10, और फिर ये 4 2 जा 8, 10 एकम 10। अरे ये तो नेगेटिव आ गया, कोई बात नहीं, आने दो, तो कोई दिक्कत थोड़ी ना, जब आपको सवाल क्लियर है तो वैल्यू बन जाएगी। फिर -4 और फिर -4 और ये 9 है, बिल्कुल। अब आ जाओ, ये अपना हो गया 18, ठीक है, और ये अपना हो गया -2 और ये आ गया अपना -8। ओके, तो ये 8 9 72 और ये 3 दूनी 6 हो गया, 18 दूनी 36 हो गया। अब 36 और 6 42 हो गया, देखते जाइए, 42 में से 72 गए तो ये भी -30 आ गया। अच्छा एक बात देखो, ये भी -30, ये भी -30 और ये भी -30, ये भी -30, सारे -30 आए, तो क्या इसका मतलब ये वाला केस बन गया या ये वाला केस बन गया? नहीं भाई, इन दोनों में से कोई भी केस नहीं बना। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ये 0 पे एप्लीकेबल है, सारे बराबर नहीं होने चाहिए, सारे 0 होने चाहिए, तब वो मैनी होता है। बट हमारे पास तो कोई ना कोई वैल्यू आ रही है ना, तो इस हिसाब से सिंपली मेरे पास
x की जो वैल्यू है वो d1/d, y की वैल्यू है d2/d और z की वैल्यू है d3/d, यानी तीनों को बस d से डिवाइड कर दो और आपके पास x y z की वैल्यू आ जाएगी। और d1 कितना था हमारा सर -30, -30 -30 और सबको डिवाइड कर दो किससे 30 से, ये लो भाई। अब अपनी वैल्यू क्या बन गई, माइनस से माइनस गया +1, माइनस से माइनस गया +1, माइनस से माइनस गया +1, तो यानी x भी 1 y भी 1 और z भी 1। ठीक है भाई, आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और बच्चों इस तरीके के क्वेश्चनों का भी बस आप 1 मिनट और रुको, अभी मैं आपको समझाता हूँ कि एमसीक्यू में इसमें किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आपको हेल्प हो जाएगी। तो देखो भाई, उससे पहले अगर आप लोग सीयूटी की तैयारी में इंटरेस्टेड हो, जो कि आपको होना चाहिए क्योंकि बच्चे अभी से सीयूटी को पैरेलल लेकर चलना शुरू कर चुके हैं, उनको पता है बोर्ड्स मैटर करता है बट उससे ज़्यादा, क्योंकि कॉलेज में अगर एंटर होना है तो सीयूटी ही मैटर करता है। तो सीयूटी आईपी मैट गाइस जितने भी प्रकार के एंट्रेंसेज होते हैं हमारे प्रीमियम कोर्स में अवेलेबल होते हैं और अभी हमारा कोर्स का बैच लाइव होगा, तो आप जाकर कमेंट बॉक्स में चेक कर सकते हो और साथ ही हमारे कोर्स के फीचर आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। और बात रही कि कोर्स में हमारे ऐसा क्या है जो बाकी नहीं दे रहे और हम दे रहे हैं, भाई हमारे पास है मनी बैक गारंटी, यानी आप कोर्स 5 दिन पढ़ो और 5 दिन के अंदर अगर आपको कोर्स अच्छा ना लगे ना, पैसे वापस हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और ये इतना भरोसा क्यों है मुझे अपने ऊपर, क्योंकि भाई इस साल करंटली 21 से ज़्यादा बच्चे हमारे एसआरसीसी में हैं, गए हैं, एडमिशन हुआ है उन लोगों का, और वहीं सही सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडी में भी 10 से 11 बच्चे जा चुके हैं। पूरी इंडिया से लिमिटेड सीट्स होते हैं, उसमें 21 बच्चे हमारे इंस्टीट्यूशन से होना बहुत बड़ी बात है। और एक बच्चे का तो टाइम्स ऑफ इंडिया में ऐसा आया था कि 4 सब्जेक्ट उसके ऐसे थे जिसमें उसके 100 परसेंटाइल आई है। तो बच्चों काफ़ी चीज़ें अच्छी हैं और इसी कोर्स से ऑल इंडिया रैंक CUT-1 2022 भी आया था। तो बच्चों इस नंबर पे आप जाके बात कर सकते हो। अब बात आती है कि एमसीक्यू में इसकी अप्रोच कैसी रहती है इस क्वेश्चन की। देखो, अगर मैं आपको कोई भी 3 इक्वेशन देता हूँ, सुनना ध्यान से, आप इसको बोलोगे अरे सर ये तो हमें आता है, पूरी बात सुनना, समझ में आएगा। लेट से मैंने कोई भी एक रैंडम क्वेश्चन लिखा, मुझे इसका सॉल्यूशन नहीं पता और मेरे पास 4 ऑप्शन है, ठीक है, और चारों ऑप्शन के अंदर x, y और z, मुझे चारों की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, अरे यार समझ जाओ, मतलब x की, y की, z की वैल्यू दे रखी है। सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन है क्योंकि सीयूटी में इस तरीके से पूछा जाता है और बोर्ड में भी कभी कभार पूछ लेता है। तो आप क्या करोगे, आप करोगे सर ऐसा करो ना, इन सबको पुट करके देख लो, इन सबको क्या करके देख लो, पुट करके, क्योंकि पूरा सॉल्व करना तो बेवकूफ़ी होगी ना। अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो क्या आप पूरा सॉल्व करके देखोगे क्या, नहीं ना, बिल्कुल। और अगर 6 मार्क्स में आया था जो आपके बोर्ड के अंदर आएगा तब एमसीक्यू नहीं होगा, तब तो आप पूरा ही करोगे, 4 मार्क्स का, 5 मार्क्स का, जितने भी मार्क्स का बनेगा, हाईएस्ट मार्क्स का क्वेश्चन बनता है वो। अब आप इसको पुट करके चेक कर लोगे, जो पुट हो गया, इस सभी इक्वेशन में सेटिस्फाइड हो गया, वो मेरा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल राइट अप्रोच है। लेकिन अगर पेपर वाले ने थोड़ा सा अपना दिमाग तेज चलाया और उसने ऐसा बोला कि x + 2y + 3z = 6 है, 2x - y - का 3z 10 है, और x + 4y और इक्वल टू, यहाँ पर मैंने 6 लिख दिया। अब इसमें z नहीं है तो आपको पता होना चाहिए, तो 0z मान सकते हैं। ठीक है, अब आपसे अगर उसने बोला सिर्फ फाइंड x, अब बताओ क्या करोगे आप। अब सिर्फ फाइंड x में तो फंस जाओगे ना, क्योंकि सिर्फ x के लिए आप पूरे क्वेश्चन को तो सॉल्व नहीं कर सकते ना। तो यहां पर आपका क्रैमर रूल मदद करता है। क्रैमर रूल बोलता है अरे डोंट फियर, आई एम हियर, टेक केयर। क्या बोलता है देखो, वो बोलता है सिर्फ x चाहिए ना, तो d1 को d से डिवाइड कर लो। वो बस इतना कहता है कि d1 को d से डिवाइड कर दो। अब d1 क्या था, अभी समझाया आपको कि पहली कॉलम को सब्स्टिट्यूट कर दो, और d क्या था, इस वाले डिटर्मिनेंट का, इस वाले का डिटर्मिनेंट। अब ये चीज़ अभी पीछे सीख कर आ रहे हैं ना हम। आप देखो, बिना किसी मेहनत के, बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के आप सिर्फ और सिर्फ सीधा x निकाल सकते हो। बोलो क्लियर हो गई ये वाली बात, बहुत बढ़िया भाई। क्रैमर रूल इस तरीके से हमारा क्लियर हो गया है। अब आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करिए और नेक्स्ट क्लासेस में जब हम मिलेंगे तो हम मैट्रिक्स मेथड को सीखेंगे और उस पर भी बिल्कुल फतेह हासिल करेंगे। ठीक है भाई, आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।